हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं राकेश याग आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान का अड्डा पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं हमारे चैप्टर नंबर 2 के पार्ट नंबर 3 के बारे में। इससे पहले हम 2 पार्ट पढ़ चुके हैं, आपने अच्छे से देखे भी होंगे, उनका नोट्स भी अच्छे से बनाया होगा और अच्छे तरीके से मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश की है। आज का जो चैप्टर वो भी बहुत ही आज का जो पार्ट है वो भी बहुत अच्छा होने वाला है, अद्भुत होने वाला है। वीडियो को आप पहले ही लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। आप हमें फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से आपको नई नई जानकारी मिलती रहती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें, शेयर जरूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। और अपने दोस्तों को शेयर करोगे तो उनको भी फायदा मिलेगा इस लॉकडाउन के चलते। और इस लॉकडाउन में हम अच्छा काम आपके लिए करने की कोशिश करेंगे और आपको भी अच्छा काम करना है, आपको सिर्फ पढ़ना है अच्छे से, है ना। लॉकडाउन चले कितने दिन चले हमें किसी को नहीं पता, ना आपको पता ना मेरे को पता है। हमारा काम पढ़ाने का है, आपका काम पढ़ने का है। हम हमारा काम पूरे कर्तव्यपूर्ण ढंग से करेंगे और आपको भी अच्छे से करना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो हम बात करने वाले हैं पार्ट नंबर 3 के बारे में। जैसा कि आपको पता है, हम पार्ट नंबर 2 में कहाँ तक पढ़ चुके थे? हम पार्ट नंबर 2 में पढ़ चुके थे कहाँ तक? आमाशय तक। कहाँ तक पढ़ चुके थे बच्चा? आमाशय तक पढ़ चुके थे। कहने का मतलब हम आमाशय की पूरी जानकारी आमाशय के बारे में पूरी बात कर ली थी। हमने सबसे पहले बनावट को स्टार्ट किया था, पाचन तंत्र की बनावट को। हम क्या पढ़ रहे हैं? पाचन तंत्र की बनावट पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? पाचन तंत्र की बनावट पढ़ रहे हैं। आमाशय तक हमने बात कर ली है। अब हम अगला पॉइंट स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं छोटी आंत के बारे में। किसके बारे में बच्चा? छोटी आंत के बारे में बात करने वाले हैं। तो ध्यान से देखना, छोटी आंत का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं, 5 नंबर पॉइंट है हमारा छोटी आंत। कौन सा पॉइंट? छोटी आंत। तो बात करते हैं छोटी आंत के बारे में। ध्यान से समझना है छोटी आंत के बारे में। देखिए, छोटी आंत हमारे पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग होता है। पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग, पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग, सबसे लंबा भाग। ये बात आपको ध्यान रखनी है बच्चा अच्छे से, कि जो सबसे चौड़ा भाग होता है, सबसे चौड़ा भाग वो तो कौन होता है? आमाशय होता है। वो मैंने कल आपको बताया था। मानव पाचन तंत्र का सबसे चौड़ा भाग आमाशय और सबसे लंबा भाग कौन होता है? यही छोटी आंत होती है। नाम छोटा है लेकिन इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है। इसकी लंबाई कितनी होती है? इसकी लंबाई होती है बच्चा, ध्यान रखना, इसकी लंबाई लगभग 7 मीटर होती है। कितनी होती है? लगभग 7 मीटर, है ना, लगभग 7 मीटर। कहीं आपको 7.5 मीटर भी मिल सकता है, कहीं आपको 6.5 मीटर भी मिल सकता है, लेकिन लगभग में हमें याद रखनी कितनी मीटर होती है? 7 मीटर। क्योंकि 10th क्लास की बुक में यही बात दे रखी है। कितनी मीटर होती है? लगभग 7 मीटर इसकी लंबाई होती है। ध्यान रखना अच्छे से, कितनी होती है? लगभग 7 मीटर इसकी क्या होती है? लंबाई होती है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस भाग में भोजन का सर्वाधिक पाचन व अवशोषण होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने आपको बताई है। वैसे ये मैंने 3 बात आपको बताई है छोटी आंत के बारे में, सभी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपको कैसे भी पूछ सकता है, मानव पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? तो आपको उत्तर क्या रहेगा बाबू? उत्तर रहेगा छोटी आंत। क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, तो आपका उत्तर क्या रहेगा बाबू? 7 मीटर। क्वेश्चन पूछ ले भोजन का सर्वाधिक पाचन और अवशोषण कहाँ पर होता है, तो आपको ध्यान रखना है छोटी आंत में। पाचन का मतलब सबसे ज्यादा जो भोजन पचता है वो कहाँ पर पचता है? छोटी आंत में ही पचता है ना। जो भी हम खाते हैं वो थोड़ा थोड़ा पचता जाता है। वैसे मुंह में भी पचता है, मुंह में भी इसका पाचन होता है टाइलिन नाम के एंजाइम के द्वारा। फिर आमाशय में पाचन होता है, लेकिन सर्वाधिक कहाँ पर होता है? छोटी आंत में होता है। कहाँ पर होता है? छोटी आंत में। और यहीं पर क्या होता है? इसका अवशोषण होता है। अवशोषण का मतलब इस छोटी आंत के अंदर रक्त की कोशिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती हैं? रक्त की कोशिकाएं। तो वो रक्त की कोशिकाएं क्या करती हैं? वो रक्त की कोशिकाएं इस पचित भोजन को अवशोषित कर लेती हैं और हमारे शरीर में क्या कर देती हैं? वितरित कर देती हैं। उसी को कहा जाता है अवशोषण, है ना। तो भोजन का सर्वाधिक अवशोषण भी कहाँ पर होता है? इसी छोटी आंत वाले भाग में होता है। तो ये कुछ बातें थी जो आपको ध्यान रखनी थी। अब हम बात करते हैं इससे आगे छोटी आंत के बारे में। छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में बच्चा? ध्यान रखना, 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में किया गया है बच्चा? 3 भागों में। अब वो 3 भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहले भाग का नाम है ग्रहणी।
कौन सा भाग? ग्रहणी भाग। ध्यान रखना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये क्वेश्चन आपसे अच्छे से पूछा जा सकता है। इसको ग्रहणी या फिर ग्रहणी पित्त भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रहणी पित्त भी कहा जाता है। दूसरा जो इसका प्रकार है, दूसरा इसका जो भाग है उसको बोलते हैं अग्र क्षुद्रांत्र। क्या बोलते हैं? अग्र क्षुद्रांत्र बोलते हैं, अग्र क्षुद्रांत्र, है ना। उसके बाद ध्यान रखना है 3 नंबर आपको ध्यान रखना है क्षुद्रांत्र। 3 नंबर आपको क्या ध्यान रखना है? क्षुद्रांत्र। चलिए, ये हमारे 3 भाग होते हैं छोटी आंत के, यानी जो छोटी आंत होती है उसको 3 भागों में बांट दिया। अब छोटी आंत कैसे बनी होती है? यहाँ पर हमारा इस प्रकार से आमाशय होता है ना। इस प्रकार से ये वाला जो भाग होता है, इस प्रकार से ये वाला जो भाग होता है इस प्रकार से होता है। ये भाग इस प्रकार से चला जाता है, फिर इस प्रकार से ये क्या हो जाती है? इस प्रकार से मुड़ जाती है और आगे जाके किससे जुड़ जाती है? इस प्रकार से बड़ी आंत से जुड़ जाती है। ये वाली बड़ी आंत होती है। ये क्या होती है? बड़ी आंत होती है। ये होती है बड़ी आंत, है ना, बड़ी आंत। तो ये जो भाग है ना, ये पूरा भाग छोटी आंत का है, लेकिन इस भागों को, इस पूरी छोटी आंत को 3 भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में। ये जो भाग है ना, ये भाग, इसको नाम दे दिया ग्रहणी। क्या नाम दे दिया? ग्रहणी नाम दे दिया। उसके बाद ये भाग ग्रहणी का हो गया। उसके बाद ये वाला जो भाग है ना, ये वाला भाग, ये बीच वाला भाग, इसको बोलते हैं अग्र क्षुद्रांत्र। क्या बोलते हैं? अग्र क्षुद्रांत्र बोलते हैं। ध्यान रखने, इसको क्या बोलते हैं? अग्र क्षुद्रांत्र बोलते हैं। और उसके बाद ये जो भाग होता है ना, ये वाला भाग, इस भाग को, इस आगे वाले भाग को, इसको बोलते हैं क्षुद्रांत्र। क्या बोलते हैं? क्षुद्रांत्र बोलते हैं। तो ध्यान रखना, हमारे 3 भाग होते हैं छोटी आंत के, जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना था। अब हम बात करते हैं एक एक भाग के बारे में। सबसे पहले बात करने वाले हैं किसके बारे में? ग्रहणी पित्त के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ तक आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, और अगला जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा ग्रहणी पित्त के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बाबू? ग्रहणी पित्त के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान से समझना है, इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताऊंगा जो आपके एग्जाम की दृष्टि से होंगी, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बोर्ड एग्जाम में, वही क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, है ना। उससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, ना उससे कम पढ़ाऊंगा। और मैं आपको बार बार बोलता हूं, अगर आप मेरा वीडियो अच्छे से देखते हो, अच्छे से आप इसका स्क्रीनशॉट, वो नोट्स बनाते हो, तो आपके नंबर बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। जब आप एग्जाम में पेपर करके आओगे, जब आपके स्कूल में टेस्ट होंगे, तब आपको पता चलेगा मैंने आपको साइंस कैसा पढ़ाया है ना। चलिए, बात करते हैं छोटी आंत के पहले भाग की, और पहला भाग कौन सा है? ग्रहणी पित्त। सबसे पहला भाग कौन सा है? ग्रहणी पित्त। तो बात करते हैं ग्रहणी पित्त के बारे में। ये ग्रहणी पित्त भाग क्या होता है और क्या काम करता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। अगर ग्रहणी पित्त की बात करें तो ग्रहणी पित्त के अंदर अग्न्याशयी नलिका खुलती है। अग्न्याशयी नलिका खुलती है। अग्न्याशयी नलिका खुलती है। अब कैसे खुलती है वो मैं आपको बताऊंगा, है ना। अग्न्याशयी नलिका खुलती है, कैसे खुलती है वो समझ लो। मान लो मैं यहाँ पर चित्र बना रहा हूँ, ये मान लो हमारा आमाशय हो गया इस प्रकार से, ये हमारा आमाशय हो गया इस प्रकार से। ये वाला जो भाग है इस प्रकार से, ये वाला भाग, इस भाग को बोलते हैं ग्रहणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रहणी बोलते हैं, है ना, ग्रहणी। इसके बाद ये इस प्रकार से बड़ी आंत आ जाती है, फिर इस प्रकार से ये जो भाग है ना, इस प्रकार से मुड़ के और यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर जुड़ जाता है इस प्रकार से, है ना। थोड़ा सा ये ध्यान रखना है आपको इस प्रकार से। तो ये जो भाग है ये ग्रहणी भाग होता है, और यहाँ पर एक अलग अंग होता है, उस अंग को, ये होता है पत्ती के आकार का, इस प्रकार का, पत्ती के आकार का। इस अंग को बोलते हैं अग्न्याशय। क्या बोलते हैं बच्चा? अग्न्याशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अग्न्याशय बोलते हैं। तो ये जो भाग है ना, ये भाग, इस भाग से कुछ रस निकलता है। क्या निकलता है? यहाँ से रस निकलता है। यहाँ से जो रस निकलता है, वो रस यहाँ से निकल के कहाँ आता है? यहाँ से निकल के यहाँ आ जाता है। कहाँ पर आ जाता है? ग्रहणी भाग में आ जाता है। किस भाग में आ जाता है बच्चा? ग्रहणी भाग में आ जाता है, ध्यान रखना। तो अग्न्याशयी नलिका, ये अग्न्याशय की नलिका थी, और ये कहाँ पर अपना सामान देती है? ये अपना सामान यानी अपने रस को कहाँ पर देती है? इसी ग्रहणी वाले भाग में देती है। इसीलिए मैंने बताया है कि जो हमारा अग्न्याशयी जो नलिका होती है वो कहाँ पर खुलेगी? खुलने का मतलब अपना सामान किसको देगी? इसी ग्रहणी पित्त को देगी। किसको देगी? ग्रहणी पित्त को देगी। थोड़ा सा आपको ये बात ध्यान रखनी है ना। और दोस्तों, ये जो ग्रहणी पित्त होता है, ये आमाशय से जुड़ा भाग होता है। किससे जुड़ा होता है? आमाशय से जुड़ा भाग होता है। आमाशय से जुड़ने वाला भाग, आमाशय से जुड़ने वाला भाग। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि छोटी आंत का कौन सा भाग आमाशय से जुड़ता है? तो ध्यान रखना बच्चा, ये हमारा ग्रहणी है, और ये हमारा क्या है? आमाशय है। ये हमारा क्या है? आमाशय। तो इस आमाशय से छोटी आंत का कौन सा भाग जुड़ता है? तो आमाशय से छोटी आंत का ग्रहणी भाग ही तो जुड़ता है, बिल्कुल जुड़ता है। यही बात मैंने आपको बताई है कि आमाशय से जुड़ने वाला जो भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? ग्रहणी पित्त बोलते हैं। तो छोटी आंत का वह भाग जो आमाशय से जुड़ता है उसको बोलते हैं ग्रहणी पित्त। क्या बोलते हैं? ग्रहणी पित्त। अब बात आती है, ये छोटी आंत का सबसे छोटा भाग होता है। छोटी आंत का सबसे छोटा भाग, छोटी आंत का सबसे
छोटी आंत का सबसे पहला व सबसे छोटा भाग होता है, छोटा भाग होता है, सबसे पहला व सबसे छोटा भाग होता है। ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। छोटी आंत का सबसे पहला भाग कौन सा होता है? छोटी आंत यहीं से स्टार्ट होती है, तो सबसे पहला भाग यही ग्रहणी होता है। सबसे छोटा भाग भी यही होता है। कौन सा भाग? ग्रहणी वाला भाग। छोटी सी इसकी लंबाई होती है, इसकी लंबाई थोड़ी सी होती है, ध्यान रखना। ये छोटी आंत का सबसे पहला और सबसे छोटा भाग होता है। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी थी किसके बारे में? ग्रहणी पित्त के बारे में। ये 3 बातें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। अग्न्याशयी नलिका कहाँ पर खुलती है? ग्रहणी पित्त में खुलती है। और छोटी आंत का वह भाग जो किससे जुड़ा होता है बाबू? ये जुड़ा होता है आमाशय से। और दोस्तों छोटी आंत का सबसे पहला और सबसे छोटा भाग क्या होता है? यही ग्रहणी पित्त होता है। कौन होता है? ग्रहणी पित्त होता है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा? बिल्कुल हो गया होगा, आपने लिख भी लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। मैंने आपको बताया था इसका जो दूसरा भाग होता है, उस दूसरे भाग का क्या नाम है? अभी अभी मैंने बताया था आपको तीनों भागों के नाम। दूसरे भाग का नाम था अग्र क्षुद्रांत्र। क्या नाम था? अग्र क्षुद्रांत्र। अब बात करते हैं अग्र क्षुद्रांत्र के बारे में। किसके बारे में बाबू? अग्र क्षुद्रांत्र के बारे में बात करते हैं। ध्यान से समझना अग्र क्षुद्रांत्र क्या होता है। दोस्तों इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। अग्र क्षुद्रांत्र जो होता है ना, अग्र क्षुद्रांत्र, उसके अंदर आंत्र कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? आंत्र कोशिकाएं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अग्र क्षुद्रांत्र में क्या पाई जाती हैं? आंत्र कोशिकाएं अवशोषण करती हैं। आंत्र कोशिकाएं क्या करती हैं? अवशोषण करती हैं। आंत्र कोशिकाएं अवशोषण करती हैं। समझना, मैं छोटी आंत यहां से काट के और यहां पर बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ये ऊपर तो ये इस प्रकार से ऊपर से क्या रहा है? ऊपर से मान लो आमाशय आ रहा है। उसके बाद ये वाला भाग क्या आ गया? ये वाला भाग इस प्रकार से, ये वाला भाग हमारा हो गया किसका? ग्रहणी का। ये मान लो ग्रहणी भाग हो गया, है ना। उसके बाद ये ग्रहणी भाग है, ये नीचे जाके इस प्रकार से मुड़ता जाता है, ये इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से, ये इस प्रकार से डबल होता है ये, ठीक है। अब इस भाग को बोलते हैं बच्चा, इस वाले भाग को क्या बोलते हैं? इस वाले भाग को बोलते हैं अग्र क्षुद्रांत्र। क्या बोलते हैं? अग्र क्षुद्रांत्र बोलते हैं। यानी जो भाग इस प्रकार से कुंडली नुमा होता है ना, कुंडली नुमा, उसको बोलते हैं अग्र क्षुद्रांत्र। और इस अग्र क्षुद्रांत्र में होता क्या है? मैं थोड़ा सा इसको बड़ा बनाता हूँ, चौड़ा बनाता हूँ, तब आपको समझ में आएगा। इस प्रकार से मान लो ये हमारा अग्र क्षुद्रांत्र है, ये अग्र क्षुद्रांत्र है, इस प्रकार से, है ना। तो अग्र क्षुद्रांत्र की जो अंदर की जो भित्ति होती है, अंदर की जो दीवार होती है ना, उसके ऊपर इस प्रकार से कोशिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है? इस प्रकार से कोशिकाएं पाई जाती हैं। और इन कोशिकाओं को बोलते हैं आंत्र कोशिका। क्या बोलते हैं? आंत्र कोशिका बोलते हैं। और जैसे ही भोजन आता है, जैसे ऊपर से भोजन आता है इस प्रकार से, यहाँ पर आता है भोजन, तो उसका क्या हो जाता है? उस भोजन का पाचन हो जाता है। क्या हो जाता है? पाचन हो जाता है। और वही कोशिकाएं जो आंत्र कोशिकाएं ना, आंत्र कोशिकाएं, वही कोशिकाएं क्या कर लेती हैं? उस भोजन को, उस पचित भोजन को क्या कर लेती हैं? अवशोषित कर लेती हैं। और इन्हीं कोशिकाओं के ऊपर हमारी क्या लगी होती है? रक्त की कोशिका लगी होती है। यानी इसके ऊपर क्या लगी होती है? रक्त की नलिका लगी होती है। और ये रक्त की नलिका क्या करती है? उस पचित भोजन को इस आंत्र कोशिका के माध्यम से क्या कर लेती है? उसको अवशोषित कर लेती है और पूरे शरीर में क्या कर देती है? पहुंचा देती है। तो ध्यान रखना, इस अग्र क्षुद्रांत्र वाले भाग में आंत्र कोशिकाएं पाई जाती हैं। और उन्हीं आंत्र कोशिकाओं की सहायता से क्या होता है? अवशोषण होता है। क्या होता है? अवशोषण होता है। तो क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि छोटी आंत के किस भाग में भोजन का अवशोषण होता है? तो छोटी आंत के अग्र क्षुद्रांत्र वाले भाग में क्या होता है? अवशोषण होता है। किसके द्वारा होता है? तो आंत्र कोशिकाओं के द्वारा। किसके द्वारा बच्चा? आंत्र कोशिकाओं के द्वारा क्या होता है? अवशोषण होता है। इतनी सी बात आपको अग्र क्षुद्रांत्र के बारे में ध्यान रखनी थी। अब बात करते हैं 3 नंबर किसकी? क्षुद्रांत्र की। अब हम बात करने वाले हैं क्षुद्रांत्र की। क्षुद्रांत्र के बारे में अगर हम बात करें तो क्षुद्रांत्र के बारे में अगर हम बात करें तो ध्यान क्या रखना है? यह अवशोषण करने वाला अंतिम भाग होता है। छोटी आंत का अंतिम भाग, छोटी आंत का अंतिम भाग जो अवशोषण करता है। ये भी क्या करता है बच्चा? अवशोषण करता है। ये भी अवशोषण करता है। क्षुद्रांत्र है वो भी अवशोषण करता है। अग्र क्षुद्रांत्र है वो भी अवशोषण करता है। यहाँ पर आंतर कोशिकाओं के द्वारा अवशोषण होता है और यहाँ पर भी आंतर कोशिकाओं के द्वारा होता है। लेकिन ये अंतिम भाग होता है, इससे आगे कोई भाग नहीं होता। उससे आगे तो बड़ी आंत आ जाती है। क्या आ जाती है? बड़ी आंत। तो ध्यान रखना, छोटी आंत का अंतिम भाग होता है और जो क्या करता है? अवशोषण करता है। क्या करता है? अवशोषण करता है। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। छोटी आंत का अंतिम भाग
छोटी आंत के अंतिम भाग का क्या नाम है? क्षुद्रांत्र। और ये क्या करता है? ये भी अवशोषण करता है और अग्र क्षुद्रांत्र भी अवशोषण करता है। दोनों ही अवशोषण करने का काम करते हैं, लेकिन ये मध्य का भाग होता है और ये अंतिम भाग होता है। बस इतना सा फर्क है, इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है ना। और दोस्तों क्षुद्रांत्र के बारे में एक बात आपको ध्यान और रखनी है, यह बड़ी आंत में खुलता है। कहां पर खुलता है? बड़ी आंत में खुलता है। बड़ी आंत में खुलता है। बड़ी आंत में खुलने का मतलब इस क्षुद्रांत्र के पास में जो सामान होता है, इसके पास में जो सामान होता है, उस सामान को कहां पर पहुंचाता है? बड़ी आंत में पहुंचाता है। और इसके पास कौन सा सामान होता है? इसके पास होता है अपचित भोजन। इसके पास क्या होता है? अपचित भोजन होता है। क्या होता है? अपचित भोजन। अपचित भोजन का मतलब जो भोजन पचता नहीं है, जो भोजन पचता नहीं है, उस अपचित भोजन को क्षुद्रांत्र कहां पर पहुंचाता है? बड़ी आंत में पहुंचाता है। अभी अभी मैंने बताया था, इस प्रकार से हमारी ये ग्रहणी था, ये इस प्रकार से क्षुद्रांतर था, उसके अगर क्षुद्रांतर था, इसके बाद ये आ गया हमारा क्षुद्रांतर। तो ये क्या करता है? अब मान लो यहाँ पर भोजन का अवशोषण हो गया, भी भोजन पच तो गया, पचने के बाद में कोशिकाओं के द्वारा किस कोशिकाओं के द्वारा? अंतर कोशिकाओं के द्वारा वो पचित भोजन किसको दे दिया जाता है? रक्त को दे दिया जाता है, ब्लड को दे दिया जाता है, और वो ब्लड पूरे शरीर में पहुंचा देता है। तो जो भोजन पचा था वो तो हमारे शरीर में चला गया। अब यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ पर बिना पचा हुआ भोजन बचेगा, और उस बिना पचे हुए भोजन को हम क्या बोलते हैं? अपचित भोजन बोलते हैं। और उसी अपचित भोजन को ये क्षुद्रांत्र कहाँ पर भेज देता है? बड़ी आंत में भेज देता है। और यहाँ पर इस प्रकार से बड़ी आंत होती है, इस प्रकार से क्या लगी होती है? बड़ी आंत लगी होती है। तो ये जो भाग है ना, ये भाग क्या करेगा? अपने अपचित भोजन को कहां पर पहुंचा देगा? बड़ी आंत में पहुंचा देगा। कहां पर पहुंचा देगा बच्चा? बड़ी आंत में पहुंचा देगा। ये थोड़ी सी बात आपको ध्यान रखनी थी। इसके साथ साथ मतलब इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये किस पदार्थों का अवशोषण करता है। देखो अवशोषण ये भी करता है, अवशोषण तो क्षुद्रांतर भी, ये अग्र क्षुद्रांतर भी करता है और अवशोषण क्षुद्रांतर भी करता है। दोनों ही अवशोषण करने का काम करते हैं, लेकिन ये कौन सा किसका अवशोषण करता है और ये किसका करता है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो पदार्थ अग्र क्षुद्रांतर द्वारा अवशोषित नहीं हो पाते हैं, अग्र क्षुद्रांतर द्वारा अवशोषित नहीं हो पाते हैं, उनका अवशोषण कौन करता है? उनका अवशोषण क्षुद्रांतर करता है। जैसे अगर बात करें किसका अवशोषण करता है, जैसे पित्त लवण, किसका? पित्त लवण का। अब ये पित्त लवण होता क्या है, इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा, जब हम आगे बात करेंगे क्रियाविधि की तब बताऊंगा। तो ध्यान रखना, क्षुद्रांतर भी अवशोषण करता है, अग्र क्षुद्रांतर भी अवशोषण करता है, लेकिन क्षुद्रांतर किसका अवशोषण करता है? और बाबू ये जो क्षुद्रांतर है वो किसका अवशोषण करता है? देखिए क्षुद्रांतर लगभग सभी का अवशोषण कर लेता है, लेकिन किसका अवशोषण नहीं कर पाता? पित्त लवण का अवशोषण नहीं कर पाता। ये अग्र क्षुद्रांतर विटामिन को अवशोषित कर लेता है, प्रोटीन को अवशोषित कर लेता है, कार्बोहाइड्रेट को अवशोषित कर लेता है, लेकिन किसको अवशोषित नहीं कर पाता? पित्त लवण को। तो उस पित्त लवण को अवशोषित करने का काम किसका होता है? इसी भाई साहब क्षुद्रांतर का होता है। किसका होता है? क्षुद्रांतर का होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि छोटी आंत के उस भाग का नाम बताइए जो पित्त लवण का अवशोषण करता है, तो उसका क्या नाम है? क्षुद्रांतर। क्या नाम है बच्चा? क्षुद्रांतर। और अगर क्षुद्रांतर और क्षुद्रांतर में थोड़ा सा अंतर आपको समझना है, यहां पर भी अवशोषण, यहां पर भी अवशोषण, यहां पर लगभग सभी का अवशोषण होता है, लेकिन पित्त लवण का अवशोषण नहीं होता। और यहां पर क्या होता है? यहां पर उन पदार्थों का अवशोषण होगा जो ये अग्र क्षुद्रांतर अवशोषित नहीं कर पाता। ये जो नहीं कर पाएगा वो काम कौन करता है? ये क्षुद्रांतर करता है। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गई बात। बहुत अच्छी बात आपने बताई सर, बहुत अच्छी बात है। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी थी अग्र क्षुद्रांतर और क्षुद्रांतर के बारे में। इसका मतलब हमारा छोटी आंत का टॉपिक कंप्लीट हो गया। और छोटी आंत की हमने क्या पढ़ी है बच्चा? बनावट पढ़ी है। क्या पढ़ी है? बनावट पढ़ी है। हम पहले बनावट पढ़ रहे हैं, उसके बाद इसकी क्रियाविधि पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? इसकी क्रियाविधि। पहले इसकी बनावट पढ़ेंगे, उसके बाद इसकी क्रियाविधि पढ़ेंगे भी किस प्रकार से काम करता है, वो बाद की बात है। पहले किस प्रकार से बना होता है वो हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो चैप्टर है उस चैप्टर के अंदर दो बात दे रखी है, एक तो बनावट की और एक दे रखी है किसकी?
क्रियाविधि की। तो पहले हम बनावट पढ़ेंगे, उसके बाद पाचन तंत्र की क्रियाविधि पढ़ लेंगे। लेकिन क्वेश्चन आपसे किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। जैसे क्वेश्चन आपको देखो किस प्रकार से पूछ सकता है, वो मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ। भी क्वेश्चन कैसे आएगा, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में डाउट रहता है कि भी सर क्वेश्चन कैसे पूछेगा। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा, क्वेश्चन ये आ गया, क्वेश्चन ये आ गया मानव पाचन तंत्र की, क्वेश्चन आ गया पाचन तंत्र की बनावट को समझाइए, बनावट को समझाइए, है ना, बनावट को समझाइए। क्वेश्चन आ गया 4 नंबर का। कितने नंबर का? 4 नंबर का। तो आपको क्या करना है, इसमें किसी भी टॉपिक का नाम नहीं दे रखा है, इसमें पूरे पाचन तंत्र की बात बता रखी है। तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप मुख के बारे में भी लिखोगे, इसमें आप गर्सनी के बारे में भी लिखोगे, गर्सिका के बारे में भी लिखोगे, आमाशय के बारे में भी लिखोगे, छोटी आंत के बारे में भी लिखोगे, बड़ी आंत के बारे में भी लिखोगे और मलद्वार के बारे में भी लिखोगे। इस प्रकार से आपको सभी पॉइंट लिख के आने हैं। अगर आपको क्वेश्चन पूछ ले, यही क्वेश्चन थोड़ा सा बदल के पूछ ले, क्वेश्चन क्या पूछ ले, क्वेश्चन पूछ लिया कि छोटी आंत की बनावट को समझाइए, छोटी आंत की बनावट को समझाइए, या आपसे 2 नंबर का पूछ लेगा। या फिर पूछ लेगा आमाशय की बनावट को समझाइए, तो ये भी 2 नंबर का पूछ लेगा। क्वेश्चन पूछ लेगा मुख की बनावट को समझाइए, तो आपको इसमें सिर्फ छोटी आंत की बात लिखनी है, इसमें सिर्फ आपको आमाशय की बात लिखनी है, और इसमें बच्चा आपको सिर्फ और सिर्फ मुख की बात लिखनी है, और बातें आपको नहीं लिखनी है। तो ये तो बनावट से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि पाचन तंत्र की क्रियाविधि को समझाइए। यहाँ पर बनावट नहीं देखिए, यहाँ पर क्या नाम दे देगा, क्रियाविधि नाम दे देगा। क्या नाम दे देगा? क्रियाविधि। तो अगर आपसे ये पूछ ले कि पूरे मानव पाचन तंत्र की, क्वेश्चन क्या दिया है, पाचन तंत्र की क्रियाविधि को समझाइए, तो हमें मुख की क्रियाविधि लिखनी पड़ेगी, गर्सनी, गर्सिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलद्वार, सभी की क्रियाविधि लिखनी पड़ेगी। अब क्रियाविधि में आपको अगले पॉइंट में करवाऊंगा, ध्यान, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। अब जरूरी नहीं है कि आपको पूरा क्वेश्चन पूछिए पाचन तंत्र का, क्वेश्चन ये भी पूछ लेगा छोटी आंत की बनावट को समझाइए, आमाशय की बनावट को समझाइए, मुख की बनावट को, मुख की, छोटी आंत की क्रियाविधि को समझाइए, आमाशय की क्रियाविधि को समझाइए, मुख की क्रियाविधि को समझाइए, बड़ी आंत की क्रियाविधि को समझाइए। तब आपको क्रियाविधि लिख के आनी है। और अगर टॉपिक देगा, किसी टॉपिक के बारे में देगा, तो उसी टॉपिक के बारे में आपको लिखना है। तो ये आपको थोड़ा सा क्वेश्चन आपको डाउट पैदा कर रहा होगा, लेकिन मैंने क्वेश्चन आपके क्लियर कर दिए। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन मैंने आपको सभी एक साथ लिखवा दिए। अब क्वेश्चन कैसे भी पूछे, अगर आपको पूरा याद है तो आप आराम से क्वेश्चन करके आ सकते हो, आराम से आप क्या करके आ सकते हो, क्वेश्चन करके आ सकते हो। यहां तक हमारी बात हो गई छोटी आंत की। अब बात करते हैं बच्चा 6 नंबर, किसकी बात करते हैं, बड़ी आंत की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, बड़ी आंत की बात करते हैं। बात करने वाले हैं बड़ी आंत के बारे में। किसके बारे में बच्चा, बड़ी आंत के बारे में बात करने वाले हैं। तो ध्यान से समझना बड़ी आंत के बारे में। सबसे पहली बात, नाम आप का दे रखा है बड़ी आंत, नाम बड़ा है लेकिन काम छोटा है। इसका कहने का मतलब ये छोटी आंत से छोटी होती है। छोटी आंत से क्या होती है, छोटी आंत से छोटी होती है। छोटी आंत से क्या होती है, छोटी। भाई लंबाई में क्या होती है, छोटी होती है। लंबाई में छोटी होती है। क्यों होती है छोटी, देख लो कैसे होती है। भाई इसकी लंबाई कितनी होती है, इसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर होती है। कितनी होती है, 1.5 मीटर। और छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, 7 मीटर। लगभग 21 फीट इसकी लंबाई होती है, और इसकी लंबाई लगभग 4 फीट होती है। तो ध्यान रखना, नाम बड़ा है, नाम इसके आगे बड़ा लगा है, लेकिन काम, इसकी लंबाई क्या है, छोटी है। इसकी लंबाई बड़ी, मतलब 7 मीटर, और इसकी लंबाई कितनी है, 1.5 मीटर। ये थोड़ी सी आपको बात ध्यान रखनी है ना। तो छोटी आंत, जो बड़ी आंत जो होती है उसकी लंबाई 1.5 मीटर होती है, और छोटी आंत से लंबाई में क्या होती है, छोटी होती है। बात आती है बड़ी आंत की, तो बड़ी आंत में कुछ जीवाणु पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, कुछ जीवाणु पाए जाते हैं, ध्यान रखना, है ना। इसमें क्या पाए जाते हैं, सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं, जीवाणु पाए जाते हैं, सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं। मतलब तो छोटी बड़ी आंत जो होती है उसमें छोटे छोटे जीव होते हैं। हमारे शरीर के अंदर जो बड़ी आंत होती है उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं। और वो छोटे छोटे जीव क्या करते हैं, वो छोटे छोटे जीव अपचित भोजन को सरलीकृत करते हैं। क्या करते हैं, सरलीकृत करते हैं। सरलीकृत का मतलब अगर वो अपचित भोजन है उसमें बड़े बड़े अणु हैं तो उनको छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने का काम करते हैं। क्या करते हैं, छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने का काम करते हैं, है ना। क्या कर देते हैं, उस अपचित भोजन को सरलीकृत कर देते हैं। किस क्रिया के द्वारा, किस क्रिया के द्वारा, किण्वन क्रिया के द्वारा। किस क्रिया के द्वारा, किण्वन क्रिया के द्वारा। ध्यान रखना,
किण्वन क्रिया के द्वारा। किण्वन का मतलब आप ये समझ सकते हो कि उसको गला देते हैं, क्या कर देते हैं, उसको गला देते हैं, यानी उस अपचित भोजन को गला देते हैं। और जब वो अपचित भोजन गल जाएगा, गलने के बाद उस अपचित भोजन में से क्या हो जाएगा, अलग पानी अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा। यानी इस बड़ी आंत में छोटे छोटे जीव पाए जाते हैं जो अपचित यानी बिना पचे हुए भोजन को, जो कहां से आया था, क्षुद्रांतर से आया था। मैंने बताया था ना, क्षुद्रांतर बड़ी आंत के पास अपचित भोजन को भेज देता है और उसी अपचित भोजन को ये छोटे छोटे जीव क्या कर देते हैं, सरलीकृत कर देते हैं। किस क्रिया के द्वारा, किण्वन क्रिया के द्वारा। और जब अपचित भोजन का किण्वन हो जाएगा, वो गल जाएगा, तो उसमें से पानी अलग हो जाएगा और उस पानी को बड़ी आंत क्या कर लेती है, उस पानी को बड़ी आंत क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। बच्चा ध्यान रखना, क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। अब समझ के देखो, आप किसी भी सोच के देखो कि मान लो कोई पदार्थ गिल्ला पदार्थ है, उसके अंदर पानी है, अगर उस पानी को हम बाहर निकाल दें, उस पानी को हम अवशोषित करवा दें, तो उसके बाद में क्या बचेगा, वो जो गिल्ला पदार्थ था वो सूख जाएगा। क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। और पानी अलग होने के बाद वो क्या हो जाएगा, कठोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कठोर हो जाएगा। तो जो अपचित भोजन था उसमें से पानी तो बड़ी आंत ने क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया। बड़ी आंत ने पानी को अवशोषित कर लिया। फिर पीछे क्या बचा दोस्तों, पीछे जो भोजन बचा ना, अपचित भोजन, उसका वो क्या हो गया, कठोर हो गया। क्या हो गया, कठोर। और उस कठोर पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, उस कठोर पदार्थ को बोलते हैं मल। क्या बोलते हैं बच्चा, मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मल बोलते हैं। और मल होता क्या है, जो हम सुबह सुबह फ्रेश होके आते हैं, हमारे शरीर में से गंदगी बाहर निकालते हैं, उसी को मल बोला जाता है। और वो बनता कैसे है, वो इसी अपचित भोजन का बनता है। और इसी अपचित भोजन में से पानी बाहर निकल जाएगा, तो वो अपचित भोजन क्या बन जाएगा, मल बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चा, मल बन जाएगा। ध्यान रखना है ना, क्या बच जाएगा, मल बचेगा। और उस मल को हम बाहर कर देते हैं शरीर से। इतनी बात आपको समझ में आई होगी भी। इसकी जो लंबाई होती है वो छोटी आंत से कम होती है, इसलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं, छोटी आंत से इसकी लंबाई छोटी होती है। लंबाई कितनी होती है, 1.5 मीटर होती है। इसमें सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, उस अपचित भोजन को सरलीकृत कर देते हैं। किस क्रिया के द्वारा, किण्वन क्रिया के द्वारा। और उस अपचित भोजन में से बड़ी आंत क्या करती है, बड़ी आंत उस पानी को अवशोषित कर लेती है जो उस अपचित भोजन में था। उस अपचित भोजन में से पानी को अवशोषित कर लेगी बड़ी आंत। पीछे क्या बचेगा, कठोर पदार्थ बचेगा। और उस कठोर पदार्थ को हम क्या कहेंगे, मल कहेंगे। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल हो गया सर। आगे बताओ, चलिए आगे बताते हैं आपको। अब हम बात करते हैं इससे आगे। ये जो हमारी बड़ी आंत होती है, इसके भी 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं बच्चा, इसके भी 3 भाग होते हैं। कितने भाग, 3 भाग। इसके भी कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। अब वो 3 भाग कौन कौन से होते हैं वो हमें पढ़ना है। इसके 3 भाग कौन कौन से होते हैं वो हमें पढ़ना है। ध्यान से समझना, टॉपिक इंटरेस्टिंग है 3 भाग वाला। 3 भाग कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले भाग का नाम है अंधनाल। सबसे पहले भाग का क्या नाम है, अंधनाल। अंधनाल का ही दूसरा नाम है अधांत्र। क्या नाम है, अधांत्र। ध्यान रखना, अंधनाल या फिर अधांत्र, अंधनाल या फिर अधांत्र। दूसरे भाग का नाम है, ध्यान रखना, वृहदांत्र। क्या नाम है, वृहदांत्र। वृहदांत्र। दूसरे भाग का क्या नाम है, वृहदांत्र। और तीसरे भाग का क्या नाम है, मलाशय। यानी कहने का मतलब हमारा जो बड़ी आंत होता है, उस बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से, अंधनाल, अधांत्र, वृहदांत्र और मलाशय। अंधनाल यानी अधांत्र, वृहदांत्र और मलाशय, 3 भाग आपको ध्यान रखने हैं। और इन्हीं 3 भागों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं अलग अलग से। तो सबसे पहले हम किसके बारे में चर्चा करेंगे, सबसे पहले हम अंधनाल के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में, अंधनाल या फिर अधांत्र के बारे में चर्चा करेंगे। ध्यान रखना, अंधनाल वाला जो भाग होता है, अंधनाल वाला जो भाग होता है वो किससे जुड़ा होता है, ये क्षुद्रांतर से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, क्षुद्रांतर से जुड़ा होता है। क्षुद्रांतर से जुड़ा होता है भाई। क्षुद्रांतर जो जुड़ी होती है ना, क्षुद्रांतर किसका भाग होता है, क्षुद्रांतर छोटी आंत का भाग होता है। तो छोटी आंत का क्षुद्रांतर वाला भाग किससे जुड़ा होता है, बड़ी आंत के अंधनाल वाले भाग से जुड़ा होता है। अगर क्वेश्चन आपको गहराई से पूछेगा तो यही क्वेश्चन पूछ लेगा कि छोटी आंत का कौन सा भाग बड़ी आंत के कौन से भाग से जुड़ा होता है। तो आपको लिखना है छोटी आंत का क्षुद्रांतर वाला भाग बड़ी आंत के अंधनाल वाले भाग से क्या होता है, जुड़ा होता है। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है बच्चा, है ना। एक बात आपको क्लियर हो गई होगी, बिल्कुल हो गई सर। उसके बाद बात करें, इसके बाद अगर बात करें तो इस भाग में, अंधनाल वाले भाग में होता क्या है, अंधनाल वाले भाग में अपचित भोजन का, अपचित भोजन में से, अपचित भोजन में से, अपचित भोजन में से जो
पानी होता है, अपचित भोजन में से पानी, पानी का मतलब जल, पानी तथा पोषक तत्व, पानी तथा पोषक तत्व का अवशोषण होता है। क्या होता है? पोषक तत्व का अवशोषण होता है। यानी मैंने आपको बताया था कि जो भोजन पच जाता है वो तो हमारे शरीर में चला जाता है, लेकिन छोटी आंत अपना काम पूरा नहीं कर पाती। वो पूरे भोजन में से उस पोषक तत्वों को, उस पानी को अवशोषित नहीं कर पाती। तो बचा हुआ काम कौन करती है? ये बड़ी आंत करती है। बड़ी आंत उस अपचित भोजन में से, जो भोजन पचा नहीं था, जो बड़ी आंत के पास आया था, इस अंधनाल के पास आया था, क्षुद्रांतर ने अंधनाल को क्या दे दिया? अपचित भोजन दे दिया। और उस अपचित भोजन में से इस अंधनाल वाले भाग ने क्या कर दिया? पानी को अवशोषित कर लिया, और उसमें जो पोषक तत्व थे, उन पोषक तत्वों को भी पानी की सहायता से क्या कर लिया? अवशोषित कर लिया। क्या कर लिया? अवशोषित कर लिया। और उस अपचित भोजन को किसके अंदर बदल दिया दोस्त? मल के अंदर बदल दिया। किस में बदल दिया? मल में बदल दिया। वो किसका काम है? वो इसी अंधनाल का काम है। किसका काम है? अंधनाल का काम है। ध्यान रखना, है ना? क्या काम है? अंधनाल का काम है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है, ये जो अंधनाल वाला जो भाग होता है, इस अंधनाल वाले भाग के नीचे 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा, 4 से 5 सेंटीमीटर लंबी एक संरचना होती है। लंबी एक नलिकाकार संरचना होती है। लंबी एक नलिकाकार संरचना होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम कर्मी रूप परिसेशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्मी रूप परिसेशिका। अब ये होती क्या है मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो। परिसेशिका, कर्मी रूप परिसेशिका का मतलब होता है अपेंडिक्स। क्या होती है? अपेंडिक्स। आपने सुना होगा, अपेंडिक्स नाम सुना होगा, अपेंडिक्स, है ना? आप ऑपरेशन बोलते हैं ना, दर्द करने लगता है, उसका ऑपरेशन करवाते हैं, अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाया है, तो वो यही भाग होता है कर्मी रूप परिसेशिका। हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्मी रूप परिसेशिका। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स बोलते हैं। तो ध्यान रखना, अंधनाल वाला जो भाग होता है, उस भाग के नीचे 4 से 5 सेंटीमीटर लंबी, उस भाग के नीचे 4 से 5 सेंटीमीटर लंबी क्या लगी होती है? एक नलिका लगी होती है। और उस नलिका को हम क्या बोलते हैं? उस नलिका को बोलते हैं कर्मी रूप परिसेशिका, या फिर अपेंडिक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अपेंडिक्स कहते हैं। अब कैसे समझो, ये हमारी छोटी आंत होगी इस प्रकार से, और छोटी आंत के ऊपर इस प्रकार से क्या लगी होती है? इस प्रकार से लगी होती है बड़ी आंत। क्या लगी होती है? बड़ी आंत लगी होती है ना? इस प्रकार से बड़ी आंत लगी होती है। तो ये हमारी बड़ी आंत हो गई इस प्रकार से। तो ये जो क्षुद्रांतर है, ये किससे जुड़ा होता है? अंधनाल से जुड़ा होता है। ये वाला भाग क्या कहलाता है? अंधनाल वाला भाग। इतना भाग जो होता है ना, इतना भाग, ये क्या होता है? अंधनाल होता है। क्या होता है? अंधनाल। इसको बोलते हैं अंधनाल, इसको अंधनाल बोलते हैं, है ना? और इस अंधनाल वाले भाग के नीचे इस प्रकार से 4 से 5 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है। इस नलिका को बोलते हैं अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स बोलते हैं। यही बात मैं आपको बताना चाह रहा था। तो उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। बिल्कुल आ गई होगी अच्छे से। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कर्मी रूप परिसेशिका किस भाग से जुड़ा होता है? तो ध्यान रखना, कर्मी रूप परिसेशिका या फिर अपेंडिक्स किस भाग से जुड़ा होता है? अंधनाल वाले भाग से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? अंधनाल से जुड़ा होता है। और अंधनाल किसका भाग होता है? बड़ी आंत का भाग होता है। किसका भाग होता है? बड़ी आंत का भाग होता है। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा? बिल्कुल हो गया सर। अब हम बात करते हैं दूसरे भाग की। पहला भाग हमने पढ़ लिया। दूसरे भाग का मैंने क्या नाम बताया था? दूसरे भाग का मैंने नाम बताया था वृहदांत्र। क्या नाम बताया था? वृहदांत्र बताया था। वृहदांत्र, दूसरे भाग का नाम मैंने बताया था वृहदांत्र। ध्यान रखना, दूसरे भाग का नाम है वृहदांत्र। अब हम वृहदांत्र के बारे में बात करते हैं। वृहदांत्र होता क्या है दोस्तों? वृहदांत्र के बारे में आपको इतनी बात ध्यान रखनी है कि जो आहार नाल होता है या जो बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत का जो अंधनाल वाला भाग होता है, उस अंधनाल वाले भाग के आगे का भाग क्या कहलाता है? वृहदांत्र कहलाता है। अंधनाल से आगे का भाग, अंधनाल से आगे का भाग क्या कहलाता है? आगे का भाग वृहदांत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? वृहदांत्र कहलाता है। कैसे समझ लो, ये हमारी इस प्रकार से छोटी आंत है ना? ये हमारा क्या इस प्रकार से बड़ी आंत है। इस प्रकार से ये इस प्रकार से बड़ी आंत है, ठीक है? और बड़ी आंत की बनावट इस प्रकार से नहीं होती, इस प्रकार से होती है, इस प्रकार से,
ठीक है, वो मैं आपको चित्र बनवाऊंगा तब बता दूंगा, टेंशन मत लो। यहाँ पर क्या लगा होता है, इस प्रकार से एक नलिका लगी थी, उसको बोलते हैं कर्मेरु प्रेसेसिका। ये वाला भाग, यहाँ तक का जो भाग होता है ना, यहाँ तक का भाग, इस भाग को, इस नीचे वाले भाग को, यहाँ तक वाले भाग को बोलते हैं अंधनाल। क्या बोलते हैं? अंधनाल। और इस अंधनाल से आगे का जो भाग है, ये वाला भाग, यहाँ तक का भाग, ये जो पूरा भाग है यहां से लेके यहां तक का भाग, इस भाग को बोलते हैं वृहदांत्र। क्या बोलते हैं? वृहदांत्र बोलते हैं। तो ध्यान रखना, अंधनाल से आगे का भाग क्या कहलाता है? वृहदांत्र कहलाता है। और इसकी आकृति कैसी होती है? इसकी आकृति जो होती है ना, ये दिखने में कैसा दिखता है? ये दिखने में उल्टे यू जैसा दिखता है। कैसे दिखता है? अंग्रेजी के उल्टे यू जैसा दिखता है। यू जैसा दिखता है। तो ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि वृहदांत्र की जो आकृति होती है वो कैसी होती है। तो ध्यान रखना, अंग्रेजी का जो उल्टा यू होता है, उस उल्टे यू के जैसे ही क्या होता है, इसकी आकृति होती है। किसकी होती है? वृहदांत्र की आकृति होती है। ध्यान रखना, वृहदांत्र की क्या होती है? आकृति। किस जैसी? उल्टे यू जैसी। यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा? बिल्कुल हो गया सर। इसकी लंबाई कितनी होती है? आपने लंबाई नहीं बताई, चलिए लंबाई भी समझ लीजिए इसकी कितनी होती है। इसकी लंबाई होती है 1.3 मीटर। समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर होती है और उस 1.5 में से 1.3 मीटर तो किसकी लंबाई होती है? वृहदांत्र की होती है। क्या होती है? वृहदांत्र की होती है। और दोस्तों याद रखना, बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग, बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? यही वृहदांत्र होता है। वृहद का मतलब अधिक, बड़ा, वृहद का मतलब बड़ा, अंत्र का मतलब आंत, यानी बड़ी आंत का बड़ा भाग कौन सा होता है? यही वृहदांत्र होता है। क्या होता है? यही वृहदांत्र होता है। यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा? बिल्कुल हो गया। अंधनाल के आगे का भाग, आकृति अंग्रेजी की यू, उल्टे यू जैसी, लंबाई 1.3 मीटर, बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग होता है। इसके साथ साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि ये जो भाग होता है ना, वृहदांत्र भाग, इस भाग को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। इसको 4 भागों में बांट दिया बच्चों। ध्यान रखना, कितने भागों में? 4 भागों में। और वो 4 भाग कौन कौन से होते हैं वो आपको ध्यान रखना है। इसमें सबसे पहला जो भाग है उसका नाम आपको ध्यान रखना है आरोही वृहदांत्र। क्या नाम रखना है? याद रखना है, आरोही वृहदांत्र। इसके 4 भाग हैं। पहले भाग का नाम आरोही वृहदांत्र, दूसरे का नाम है अवरोही वृहदांत्र। दूसरे का क्या नाम है? अवरोही नहीं, हाँ अवरोही भी है, लेकिन दूसरे का नाम है अनुप्रस्थ। दूसरे का क्या नाम है? अनुप्रस्थ वृहदांत्र। और 3 नंबर का नाम है अवरोही वृहदांत्र, है ना। तीसरे का क्या नाम है? अवरोही वृहदांत्र। बात करते हैं 4 नंबर की। 4 नंबर का नाम है सिग्माकार वृहदांत्र। सिग्माकार वृहदांत्र। ये 4 भाग आपको ध्यान रखने, किसके? वृहदांत्र के। ये 4 भाग होते हैं। अब इनकी अलग अलग से चर्चा करते हैं। दोस्तों आरोही वृहदांत्र की आपसे लंबाई पूछी जा सकती है, अनुप्रस्थ वृहदांत्र की आपको लंबाई पूछी जा सकती है। तो इनकी लंबाई आपको ध्यान रखना है। इसकी जो लंबाई होती है ये 15 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 15 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर होती है। अनुप्रस्थ वृहदांत्र की लंबाई 50 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर होती है। उसके बाद अवरोही वृहदांत्र की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 25 सेमी होती है। इसकी जो लंबाई होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। और सिग्माकार वृहदांत्र की लंबाई कितनी होती है? 40 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 40 सेंटीमीटर होती है। कितनी? 40 सेंटीमीटर। ध्यान रखना, 40 सेंटीमीटर। अब इनको अगर आप जोड़ोगे ना तो जोड़ने पर टोटल कितनी हो जाती है? 1.3 मीटर हो जाती है। कितनी हो जाती है? 1.3 मीटर। क्योंकि सभी के सभी भाग किसके थे? वृहदांत्र के भाग थे। और वृहदांत्र जो था वो कितना लंबा था? 1.3 मीटर लंबा था। और इस 1.3 मीटर लंबे भाग को 4 भागों में बांट दिया। एक 15 सेंटीमीटर का पहला भाग, 15 सेंटीमीटर का टुकड़ा, उसको हमने नाम दे दिया आरोही वृहदांत्र। फिर अनुप्रस्थ वृहदांत्र 50 सेंटीमीटर, फिर अवरोही वृहदांत्र 25 सेंटीमीटर, उसके बाद सिग्माकार वृहदांत्र 40 सेंटीमीटर। ये आंकड़ा आपको अच्छे से ध्यान रखना बाबू, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये आंकड़ा आपको आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। यह आंकड़ा आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा? बिल्कुल हो गया साहब, बिल्कुल हमें याद हो गया। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं इससे आगे।
ये हमारा कौन सा भाग हो गया? दूसरा भाग हो गया किसका? बड़ी आंत का। बड़ी आंत का दूसरा भाग हमने पढ़ लिया। अब बात करते हैं तीसरे भाग के बारे में। और तीसरा भाग मैंने क्या बताया था? तीसरा भाग मैंने बताया था आपको मलाशय। क्या बताया था बच्चा? मलाशय के बारे में बताया था। किसके बारे में? मलाशय के बारे में बताया था। अब हम बात करते हैं मलाशय के बारे में। ध्यान से समझना कि जो हमारी बड़ी आंत होती है, जो हमारी बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत का सबसे अंतिम भाग, बड़ी आंत का जो अंतिम भाग होता है, बड़ी आंत का अंतिम भाग, वो लगभग 20 सेंटीमीटर का होता है। कितने सेंटीमीटर का? बड़ी आंत का लगभग 20 सेंटीमीटर वाला, 20 सेमी वाला अंतिम भाग, 20 सेमी वाला अंतिम भाग, अंतिम भाग, 20 सेमी वाला अंतिम भाग। ध्यान रखना, बड़ी आंत का लगभग 20 सेमी वाला जो अंतिम भाग है, 20 सेमी वाला जो अंतिम भाग है, अंतिम भाग क्या कहलाता है? मलाशय कहलाता है। क्या कहलाता है? मलाशय कहलाता है। मलाशय कहलाता है। मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको यह बताया कि जो बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत वो कितने मीटर की होती है? 1.5 मीटर की होती है। उसमें से 1.3 मीटर हमने क्या निकाल दिया? वर्धांतर निकाल दिया। क्या निकाल दिया? वर्धांतर निकाल दिया। पीछे जो बचता है ना 0.2 मीटर, कहने का मतलब लगभग 200 सेंटीमीटर। लगभग कितने सेंटीमीटर? लगभग 200 सेंटीमीटर, 200 सेमी। उस 200 सेमी में से 20 सेमी वाला भाग क्या होता है? उस 200 सेमी में से 20 सेमी वाला भाग क्या होता है? मलाशय होता है। कहाँ लगा होता है? ये बड़ी आंत के अंतिम भाग में लगा होता है। देखो यहाँ पर ये हो गया वर्धांतर, ये हमारा अंधनाल वाला भाग हो गया। और यहाँ पर क्या लगा होता है? यहाँ पर इस प्रकार से एक थैलीनुमा संरचना लगी होती है। इस प्रकार से एक थैलीनुमा संरचना होती है। इस प्रकार से इस थैलीनुमा संरचना को बोलते हैं मलाशय। क्या बोलते हैं बच्चा? इसको मलाशय बोलते हैं। तो ध्यान रखना, बड़ी आंत का लगभग 20 सेमी वाला जो अंतिम भाग होता है, अंतिम वाला भाग, उसको हम क्या बोलते हैं? मलाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मलाशय बोलते हैं। और मलाशय की जो आकृति होती है, इसकी जो आकृति होती है वो कैसी होती है? थैलीनुमा होती है। कैसी होती है? थैलीनुमा। तो इसकी जो आकृति होगी वो कैसी होगी बच्चा? थैलीनुमा होगी। कैसी होगी? थैलीनुमा। ठीक है, थैलीनुमा। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस मलाशय का जो अंतिम भाग है, इस मलाशय का जो अंतिम भाग है, उस अंतिम भाग को बोलते हैं मलद्वार। क्या बोलते हैं? मलद्वार बोलते हैं, या फिर गुद्दा नाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुद्दा नाल। अंतिम भाग क्या कहलाता है? गुद्दा नाल कहलाता है। क्या कहलाता है? गुद्दा नाल कहलाता है। अंतिम भाग गुद्दा नाल कहलाता है। कौन सा भाग? ये वाला भाग। ये वाला जो भाग होता है ये गुद्दा नाल कहलाता है। क्या कहलाता है? गुद्दा नाल कहलाता है। किसका भाग है ये मलाशय का भाग है। मलाशय का अंतिम जो ये छेद होता है, इस छेद को बोलते हैं गुद्दा नाल। और गुद्दा नाल आपने देखा होगा, आप सभी को पता है गुद्दा नाल क्या होता है? जिस रास्ते से जो मल है वो बाहर निकलता है, जिस रास्ते से जो मल है वो बाहर निकलता है, उसी छेद को, उसी छिद्र को, उसी भाग को हम क्या बोलते हैं? गुद्दा नाल बोलते हैं। और गुद्दा नाल किसका भाग होता है? इसी मलाशय का भाग होता है। किसका भाग होता है बच्चा? मलाशय का भाग होता है। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा? बिल्कुल हो गया। तो मैंने आपको बड़ी आंत के बारे में सारी की सारी बातें बता दी। बड़ी आंत क्या थी, कितने इसके प्रकार थे, और क्या क्या इसकी विशेषताएं थी, वो मैंने आपको बता दी। इसकी बनावट मैंने आपको बता दी। अब हम एक पॉइंट और बचा है, उसकी बात कर लेते हैं। उस पॉइंट का नाम है मलद्वार। अगला जो पॉइंट है वो है मलद्वार। क्योंकि मैंने आपको जब आहार नाल शुरू करवाया था तो आहार नाल में मैंने आपको 7 पॉइंट बताए थे। कितने पॉइंट बताए थे? 7 पॉइंट। और उसमें 7वां पॉइंट कौन सा था? उसमें 7वां पॉइंट था मलद्वार। कौन सा भाग था? मलद्वार। मलद्वार। बस मलद्वार के बारे में एक ही बात ध्यान रखनी है, मलद्वार कोई ज्यादा विशेष काम नहीं करता, लेकिन ये एक काम इंपॉर्टेंट करता है। वो काम क्या करता है? यह अपचित भोजन, यह अपचित भोजन। अपचित भोजन का मतलब जो हमारा मल होता है, जो मल होता है यानी जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, यह अपचित भोजन यानी मल को क्या करता है? मल को शरीर से बाहर निकालता है। क्या करता है? शरीर से बाहर निकालता है। यानी हमारे शरीर में जो मल होता है उस मल को शरीर से बाहर निकालने का काम किसका होता है? इसी मलद्वार का होता है, उसी छेद का होता है। किसका होता है? मलद्वार या फिर छेद का होता है। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। तो मैंने आपको पाचन तंत्र के बारे में पढ़ाना स्टार्ट किया था, और पाचन तंत्र के अंदर हमने आहार नाल को पढ़ना स्टार्ट किया था। और आहार नाल की सबसे पहले हमने बनावट पढ़नी स्टार्ट की थी, और बनावट में हमने 7 पार्ट कर लिए। कितने पार्ट कर लिए? 7 पार्ट कर लिए, है ना। मैंने आपको यह भी बताया था
कि आहार नाल में इन 7 पार्ट के अलावा 3 ग्रंथियां भी शामिल हैं। इसके अंदर कितनी ग्रंथियां शामिल हैं? 3 ग्रंथियां भी शामिल हैं। और वो ग्रंथि कौन कौन सी हैं? लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि और अग्न्याशय ग्रंथि। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो इन्हीं ग्रंथियों के बारे में होगा, क्योंकि वो इसी आहार नाल का भाग मानी जाती हैं। इसी आहार नाल का ग्रंथियां क्या मानी जाती हैं? वो 3 भाग मानी जाती हैं, 3 ग्रंथियां भाग मानी जाती हैं। उनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। उससे ये ग्रंथि पढ़ने के बाद हम क्या पढ़ेंगे? फिर से हम आहार नाल को शुरू करेंगे, लेकिन आहार नाल को अब की बार हम बनावट शुरू नहीं करेंगे। अब की बार हम क्या करेंगे? क्रियाविधि को शुरू करेंगे। किसको शुरू करेंगे? क्रियाविधि को। और उसमें हम क्या पढ़ेंगे कि भाई ये जो भाग है, 7 भाग, ये काम किस प्रकार से करते हैं। उन कामों की हम चर्चा करेंगे, किस प्रकार से ये काम करते हैं, किस प्रकार से काम करते हैं और क्या क्या काम करते हैं, वो हम पढ़ेंगे क्रियाविधि के अंदर। तो इस प्रकार से हमारा पाचन तंत्र कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र, परिवहन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र पूरा पढ़ लेंगे। वीडियो लेक्चर इस 2 नंबर पार्ट का लंबा होगा, लेकिन आपको पसंद आएगा। एक एक पॉइंट मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। टेंशन मत लो, कोर्स मैं आपको पूरा करवाऊंगा विद न्यूमेरिकल, विद आपको मैं प्री बोर्ड टेस्ट भी दूंगा। टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। प्री बोर्ड टेस्ट भी आपको मिलेंगे, अच्छे से आपकी तैयारी करवाई जाएगी। बस आपको इतनी ध्यान रखना है कि वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और एक प्यारा सा कमेंट करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भीम। थैंक यू, लव यू सभी को। थैंक यू, बाय बाय।